गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास में आपका। हम पढ़ रहे हैं पुनर्जागरण के बारे में। पुनर्जागरण आंदोलन के विभिन्न आयामों को हमने पढ़ लिया है। आज ये पुनर्जागरण टॉपिक का लास्ट पॉइंट है पुनर्जागरण के परिणाम। पुनर्जागरण एक युगांतकारी घटना रही है और इसने समाज के विभिन्न पक्षों, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक सभी पक्षों को प्रभावित किया है और नए चिंतन का विकास किया है और नए चिंतन का विकास करके लोगों में जागृति लाई है। तो पुनर्जागरण के प्रभाव थे, उसने केवल यूरोप को ही नहीं अपितु पूरे विश्व को प्रभावित किया है और इसी कारण से जो है इसका काफी महत्व भी रहा है और इसके जो परिणाम है वो काफी दूरगामी भी रहे हैं, स्थायी भी रहे हैं। तो पुनर्जागरण के परिणामों की चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहला जो परिणाम था पुनर्जागरण का वो था वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विचार स्वतंत्रता। तो पुनर्जागरण ने लोगों को स्वतंत्र विचार करने की समझ दी, यानी कि ऐसा हुआ पुनर्जागरण के कारण कि लोगों के जो विचार थे उसमें स्वतंत्रता की भावना आई। ये सब हुआ था वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण। जब विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के आधार पे जो है ये इस बात पे बल दिया गया, प्रयोगों की शक्ति पे बल दिया गया, प्रक्षेपों पे बल दिया गया, कोई भी बात है वो तर्क के आधार पे समझने के लिए कही गई, तब एक चिंतनशील और विचारशील स्वतंत्रता का उदय हुआ और लोग जो है स्वतंत्रता से सोचने समझने लग गए। अपने विचारों को जब वो स्वतंत्रता देने लग गए, उनके विचारों पर से मध्ययुगीन धार्मिक प्रभाव जब खत्म हो गया तो उससे जो है लोगों की विचार स्वतंत्रता बढ़ी, विचार स्वतंत्र हुए, लोगों के तर्कशीलता बढ़ी, समझ बढ़ी और लोगों में जागृति आई और उन्होंने जो है धर्म को परे रख करके स्वतंत्र चिंतन करना शुरू कर दिया, जिससे धार्मिक आडंबरों को उन्होंने समझा कि जो धर्म आचार्य हैं मध्यकालीन समय से लेकर के अब तक जो वो उनको धोखा दे रहे हैं, बहला फुसला रहे हैं या जो परलोक का डर दिखा करके विभिन्न जो अमानवीय कृत्य हैं वो करवा रहे हैं, तो वो जो है उनकी अब समझ में आ गया था। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ पुनर्जागरण के कारण। विचारों की स्वतंत्रता बढ़ी, लोगों में तर्कशीलता बढ़ी और लोगों में तर्कशीलता बढ़ने से स्वतंत्र चिंतन का विकास हुआ। दूसरा जो प्रभाव था वो था भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास। भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास। तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनुष्य ने भौतिकवादी दृष्टिकोण को अपनाया। उसने प्रकृति के रहस्यों को समझा कि जो भी घटनाएं घटित होती हैं ये धर्म आचार्यों की या धार्मिक क्रियाओं का परिणाम नहीं है, अपितु ये घटनाएं प्रकृति के द्वारा घटित की जाती हैं या इसमें प्रकृति के रहस्य छुपे हुए हैं। ये नहीं है कि हमारा जो जन्म मरण है या मरण के बाद जो हम किसी स्वर्ग की कामना के लिए जी रहे हैं, दूसरे लोक की कामना के लिए जिए, तो ये जो धारणा थी अब उसको जो है लोगों ने छोड़ दिया और इसी लोक को ही उसने सुधारने की कोशिश की। अब मनुष्य ने सोचना शुरू कर दिया कि यदि इस लोक को ही मैं सुधार लूंगा तो मेरा जो है अगला लोक तो स्वयं ही सुधर जाएगा। तो अब जो परलोक का जो डर दिखा करके धर्माचार्यों ने उनको बुद्धू बनाया था, उस बात को अब वो नकारने लग गए थे। तो ये सारा हुआ था भौतिकवादी दृष्टिकोण के विकास के कारण। भौतिकवादी दृष्टिकोण से अब लोगों ने इसी युग में
जो सुख सुविधाएं हैं उनको भोगने की ओर ध्यान दिया, ना कि जो है अगले सुख सुविधाओं को भोगने के लिए विभिन्न प्रकार के त्याग, विभिन्न प्रकार के आडंबरों को करने के लिए। तो उसने आडंबरों को छोड़ करके स्वतंत्र चिंतन का विकास किया, और ये सब जो है उसके भौतिकवादी दृष्टिकोण के कारण ही हो पाया। उसने इसी जीवन को सुंदर और सुखमय बनाने के लिए ध्यान दिया। इसके लिए जैसे कि हमने देखा भी है कि जैसे पुनर्जागरण इटली से शुरुआत मानी, तो इटली के फ्लोरेंस नगर में काफी ऐसे उदारवादी विचारों वाले व्यापारी हुए जिन्होंने सुंदर नगरों का निर्माण करवाया। नगरों में सुंदर सुंदर महल, उद्यान, बाग लगवाए गए, फूलों के जो है पार्क बनवाए गए, और सुंदरता को यहाँ पे आकर्षण को महत्व दिया गया। तो भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास होने से मनुष्य ने अपने इसी जन्म को सुंदर और सुखमय बनाने के लिए प्रयास किया। जो वो प्रयास कर रहा था मध्यकालीन समय से अपने आगे के जीवन को सुधारने के लिए, वो उसने बंद कर दिए। तो ये सब जो है होने के कारण भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ। राष्ट्रीयता का विकास। तो अब जो है पुनर्जागरण के कारण जीवन के जब प्रत्येक क्षेत्र में वृद्धि हुई थी, तो लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना भी जागृत हुई। जैसे कि विभिन्न साहित्यकारों ने जो लैटिन और यूनानी भाषाओं की जो उनमें से जो कुछ देशी भाषाओं का जो उदय हुआ था, जैसे कि हमने देखा कि विभिन्न देशी भाषाओं का उदय हुआ, जिसमें पुर्तगाल, जर्मन, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, इन भाषाओं में जो है साहित्य सृजन हुआ। और इन भाषाओं के बहुत सारे साहित्यकारों ने जब लोक भाषा में साहित्य सृजन किया, तो लोक भाषाओं का विकास हुआ। लोक भाषाओं के विकास से लोगों का जो है साहित्य के प्रति रुझान बढ़ा, और उसने जो है धार्मिकता की तरफ से ही अपना ध्यान हटा करके अन्य चीजों की ओर भी ध्यान लगाया। साहित्य का अध्ययन वो करने लग गए, जिससे जो है उनकी राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना में भी वृद्धि हुई, और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना में वृद्धि होने से राष्ट्रीयता का विकास हुआ। तो इस प्रकार से राष्ट्रीयता की भावना का विकास भी पुनर्जागरण का ही परिणाम था, जिससे विभिन्न देशों के लोग अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम से ओतप्रोत हो गए। प्रत्येक राष्ट्र के लोग अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयास करने लगे। अगला जो परिणाम था वो था धर्म सुधार। धर्म सुधार पुनर्जागरण के प्रभाव के कारण जो बौद्धिक विकास हुआ था, उसमें धर्म सुधार तो जाहिर सी बात है कि धर्म सुधार तो होना ही था, क्योंकि मध्यकालीन समय से ही पोप का, ये चर्च का प्रभुत्व और धर्म आचार्यों का प्रभुत्व आम जनता पे था, और आम जनता खाम खा के विभिन्न करों को ढो रही थी। उन आचार्यों, जो धर्म आचार्य थे, उनके द्वारा दिखाए गए डर को अनुभव करके अपने परलोक को सुधारने में लगी हुई थी। धर्म आचार्यों की जेबें भरने में लगी हुई थी, और विभिन्न प्रकार के आडंबर, अंधविश्वास, पाखंडों से परिपूर्ण हो चुकी थी। तो अब जो है, जो मध्ययुगीन जो समय था, उसमें धर्म की जो स्थिति थी, उस स्थिति से धर्म को उबारने की जरूरत थी। धर्म में भी सुधार जरूरी था। तो लोगों ने जब स्वतंत्र चिंतन शुरू कर लिया, और उनका जो रुझान था भौतिकवादी वस्तुओं की तरफ हो गया, अपने सुंदर और सुखमय जीवन के तरफ हो गया, तब जो है धर्म में भी सुधार हुआ। विभिन्न दार्शनिकों ने धर्म के पहलुओं का अध्ययन किया, और उसको अध्ययन करने के बाद उन्हें लगा कि धर्म में भी बहुत सारी बुराइयां हैं। धार्मिक आचार्यों के जीवन में भी काफी सारी बुराइयां हैं। उनके जो चरित्र का जो नैतिक पतन है वो हो गया है। तो उसको रोकने के लिए धर्म में सुधार आवश्यक है। तो धर्म में सुधार के लिए आंदोलन चले थे, पुनर्जागरण आंदोलनों के परिणाम स्वरूप, जिसके कारण से जो है अब धर्म में सुधार के लिए भी लोगों ने आवाजें उठाई। और ये धर्म में सुधार हुआ क्यों? क्योंकि बहुत सारी जो भौगोलिक खोजें हुई थी, वैज्ञानिक खोजें हुई थी,
उनके कारण इस एक जो चिंतनशील और तर्कशीलता का जो समय आया था, और जो विभिन्न प्रकार की खोजों से जो नई नई चीजों का लोगों ने अध्ययन किया था, उसके कारण से अब जो है धर्म में भी सुधार जरूरी हो गया था। तो अब विभिन्न धार्मिक पुस्तकों को लोगों ने आम भाषाओं में अनुवादित होने के कारण पढ़ना शुरू कर दिया था। जैसे कि हमने पीछे बात की थी कि राष्ट्रीयता का विकास हुआ था, तो वो लोक भाषाओं में रचित साहित्य का अध्ययन करने के बाद लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत हुई थी। तो वैसा ही धार्मिक क्षेत्र में भी हुआ। धार्मिक क्षेत्र में विभिन्न जो धार्मिक पुस्तकें थी, चाहे वो बाइबल थी, कुरान थी, तो उनको जो है जब आम भाषाओं में जो अनुवादित किया गया, उसमें आम जनता उनको पढ़ने में सक्षम हुई। उनको पता चला कि कितनी बातें सच्चाई से परिपूर्ण होकर के लिखी गई हैं और कौन सी बातें ढकोसला है। तो इस प्रकार से जब सही गलत को उन्होंने पहचाना, जो उससे जो है धर्म में सुधार जरूरी हो गया और आगे चल करके धर्म सुधार आंदोलन चले। तो ये धर्म सुधार आंदोलन पुनर्जागरण की ही तैयार की गई पृष्ठभूमि थे, और इसीलिए ही जो है एक इतिहासकार हैं साइमन वो लिखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन जो है पुनर्जागरण का परिणाम थे। मार्टिन लूथर को इसका जो है धर्म सुधार का विचारधारा का जो है जनक माना जाता है। तो ये विचारधारा जो है पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न हुई थी। आगे है शिक्षा में सुधार। शिक्षा में सुधार, तो यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी सुधार किए गए। पुनर्जागरण के कारण शिक्षा में भी सुधार हुए थे। लैटिन और यूनानी भाषाओं को लोग जो है भूलने लग गए थे, तो उन भाषाओं को पुनः जो है जानना आवश्यक हो गया था। अरस्तु और प्लेटो को लोग भूल गए थे। तो अब पुनर्जागरण के कारण शिक्षा में भी सुधार हुए। दोबारा से जब लोगों ने आम जो लोक भाषा थी उसमें साहित्य सृजन हुआ, तो अरस्तु और प्लेटो के विचारों को भी दोबारा से लोगों ने पढ़ा, उनके बारे में जाना और उनकी विचारधाराओं के बारे में जाना, जिससे उनके तर्कशील चिंतन का विकास हुआ। तो इस प्रकार से जो है शिक्षा के पाठ्य शिक्षा में सुधार किए गए, और पुनर्जागरण के कारण स्कूलों और विश्वविद्यालयों का निर्माण किया गया। लैटिन और यूनानी भाषाओं का विकास किया गया, और जो है आगे इन शिक्षा में विकास के लिए विभिन्न आयामों को कायम किया गया, जिससे जो है आत्म विरोध के स्थान पे अब आत्म उद्गार के आदर्श को अपनाया गया। विज्ञान और गणित का अध्ययन जो है बढ़ा। अब लोग जो है विज्ञान और गणित के क्षेत्र में पुनर्जागरण काल में जो तरक्की हुई थी, उन्नति हुई थी, उसके कारण से उनको नए जो फार्मूले मिले थे, नए प्रयोगों के आधार पर उन्होंने विभिन्न चीज़ों के अध्ययन किया और उन नए प्रयोगों का अपने जीवन में जो उन्होंने उतारा, और शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्जागरण के काफ़ी सुधार देखने को मिले। यहाँ पे लोग विज्ञान और गणित को ही नहीं अपितु सामाजिक विज्ञान की विभिन्न विधाओं में भी रुचि लेने लग गए थे। उनको भी जो है उन्होंने अध्ययन करना शुरू कर दिया था, पढ़ना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा में भी पुनर्जागरण के फलस्वरूप काफ़ी सुधार किए गए। पुरातात्विक ज्ञान का विकास। पुनर्जागरण की से पहले जो है लोग क्या सोचते थे, जो मध्यकालीन समय था, क्योंकि धर्म का ही साहित्य पे बोलबाला था, धर्म का ही मनुष्य की सोच पर बोलबाला था, प्रभुत्व था। अब क्या था, मध्ययुगीन समय की जो बुराइयां थी उनको खत्म करके ही जो नवीनता आई थी, आधुनिक युग की जो शुरुआत हुई थी, ये सब पुनर्जागरण के कारण ही हो पाया था। तो अब जो है पुनर्जागरण के कारण विभिन्न जो दार्शनिक थे, विभिन्न जो विचारक थे, उन्होंने अपनी जो पुरानी सभ्यताएं थी, रोमन सभ्यता थी, लैटिन जो सभ्यता थी,
उनका जो है बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया, उनके बारे में पढ़ने लग गए। पुरानी जो संस्कृति थी, परंपराएं थी, उनके बारे में विभिन्न विद्वानों ने जाना और उनसे ओतप्रोत होकर के साहित्य सृजन किया। और उसमें उसके बारे में लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं। 15वीं शताब्दी के अंत में लिखी गई एक पुस्तक थी प्लीमियो ओ बियोंडा रोम रिस्टोई, और एक अन्य पुस्तक थी रिएंजी ने लिखी थी डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोम एंड इट्स इन्वेंशंस। ये जो पुस्तकें लिखी गई थी इनका जो है काफी महत्व रहा और पुरातात्विक ज्ञान को जानने के लिए जो है ये महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। तो इस प्रकार से पुरातात्विक एक जो नया क्षेत्र था, पुरातत्व की एक नई विधा का विकास हुआ, जन्म हुआ, और लोग जो है जो पुरानी अपनी सभ्यताएं थी उनके बारे में जानकर, उस समय की संस्कृति के बारे में जानकर उन्होंने अपने आप को लाभान्वित किया और अपनी पुराने संस्कृति के बारे में उन्होंने जाना। तो एक नई विधा का जन्म पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप देखा जा सकता है, पुरातत्व विधा जिसको कहा गया, और आगे चल के इसमें काफी विकास हुआ। तो इस प्रकार से पुरातत्व से इतिहास के वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन की शुरुआत हुई। अगला जो परिणाम रहा मुख्यतः स्त्रियों की दशा में सुधार। स्त्रियों की दशा में सुधार। पहले क्या था, मध्ययुगीन जो समय था उसमें स्त्रियों की स्थिति काफी खराब थी। उनका जो ओहदा था केवल एक भोग विलास की वस्तु ही स्त्रियों को समझा जाता था। अब आधुनिक युग की शुरुआत के कारण पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आया। स्त्रियों में एक नई चेतना, नवीन विचारों की जागृति हुई। उन्होंने भी तर्कशीलता के आधार पे जो है अपने विचारों को चिंतन में वृद्धि की। तो स्त्रियों के चिंतन में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया, उनकी शिक्षा में वृद्धि हुई। शिक्षा प्राप्त करने के फलस्वरूप उनके जो ओहदे थे उसमें परिवर्तन आया। अब वे सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं में भाग लेने लग गई और सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से उनके महत्वपूर्ण स्थान जो है देखे जा सकते हैं। ये सब जो हुआ था ये स्त्रियों की शिक्षा में सुधार के कारण हुआ था या स्त्रियों का शिक्षित होने के कारण हुआ था। पहले क्या था, मध्ययुगीन जो समय था उसमें उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था और शिक्षा से वो पूर्णतः वंचित रहती थी। तो जिसके कारण से वो केवल एक भोग विलास की वस्तु थी या घर का काम करने के लिए एक गृहिणी थी। लेकिन अब वो भोग विलास की वस्तु ही नहीं थी, अपितु वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला करके उसके बराबर जो है वो चलने के लिए पूर्ण रूप से वो भी एक मनुष्य की तरह विचरण कर सकती थी। तो यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति में काफी सुधार पुनर्जागरण के फलस्वरूप देखा जा सकता है। इसके बाद जो है एक और अन्य परिणाम रहा देशी भाषाओं का, देशी भाषाओं का विकास। तो पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप देशी भाषाओं का विकास हुआ। जैसे कि पहले क्या था, लेटिन और यूनानी और लैटिन भाषाओं का ही प्रभुत्व था साहित्य पे, धर्म पे, और उससे ओतप्रोत होकर के ही धर्म और राजनीति या साहित्य सृजन किया जाता था। विभिन्न जो विचारक थे वो लैटिन या यूनानी भाषाओं में ही साहित्य सृजन करते थे। तो अब जो था पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जो रोमन्स और जो जर्मन्स भाषाओं के अंतर्गत जो लोक भाषाओं का उदय हुआ था, जिनमें हमने बात की थी फ्रेंच की, स्पेनिश की, डच की और इंग्लिश की, अंग्रेजी की और जर्मन भाषाओं की। तो इनके अंतर्गत विभिन्न देशी भाषाओं में साहित्य रचा गया
और उस नवरचित लोक भाषा में साहित्य को लोगों ने अध्ययन किया। ये सब हुआ था छापे खाने के विकास के कारण। और छापे खाने के विकास से जो है सस्ती दर पे साहित्य सृजित हुआ और सस्ती दर पे लोगों को पुस्तकें पढ़ने को मिली। और अब जो है हाथ से लिखी हुई महंगी पुस्तकों के स्थान पे लोग अब जो छापे खाने में छपी हुई मुद्रित जो पुस्तकें थी उनको पढ़ सकते थे, सस्ती दरों पे उनको खरीद सकते थे, अध्ययन कर सकते थे। तो अब उनको धर्म, राजनीति, आर्थिक क्षेत्र की विभिन्न पुस्तकें प्राप्त हुई, उनका जो ज्ञान था वो प्राप्त हुआ। उनको पढ़ करके उन्होंने जाना कि सही और गलत क्या है, सही और गलत में वो भेद करने लगे। पहले तो वो सुनी सुनाई बातों पे ही जो है चल रहे थे, चल सकते थे, क्योंकि जो हाथ से लिखी गई पुस्तकें थी वो काफ़ी महंगी होती थी और वो खरीद के पढ़ नहीं सकते थे। तो कुछ एक प्रबुद्ध या जो कुछ एक अमीर वर्ग का ही अध्ययन पे या पुस्तकों पे हक था। तो वही जो है उसको खरीद सकते थे, वही पढ़ सकते थे, वो जैसा बता देते थे आम जनता वैसा ही मान लेती थी। तो अब आम जनता भी सस्ती दरों पे पुस्तकें मिलने के कारण, लोक भाषाओं में लिखी हुई होने के कारण उनको पढ़ सकती थी। तो जिसके कारण से देशी भाषाओं के विकास के कारण से लोगों को काफ़ी सुलभता मिली, उनको जो है वास्तविकता का ज्ञान हुआ। अंधविश्वास से ढकोसले की जो पट्टी उनकी आंखों पे पड़ी हुई थी उसको दूर करके एक वास्तविकता को उन्होंने अपने जीवन में लाया। और ये सब हुआ था देसी भाषाओं के विकास के कारण। तो इस प्रकार से मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास हुआ। अगला जो परिणाम रहा पुनर्जागरण का वो था अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। पुनर्जागरण के कारण जैसे कि हमने पढ़ा है कि मध्ययुगीन समय का अंत हो गया था, मध्य युग का अंत हो गया था। तो मध्य युग की जो व्यवस्था थी पूर्णतः सामंतवादी व्यवस्था थी, सामंतवाद पे आधारित व्यवस्था थी। अब जब पुनर्जागरण के कारण नए विचारों का उदय हुआ, आधुनिक युग का उदय हुआ, एक नए युग की शुरुआत हुई, तो उससे जो पुरानी जो मध्ययुगीन व्यवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था थी, उसका पतन हो गया। तो यहाँ पे सामंतवादी व्यवस्था के पतन के कारण जो विभिन्न भौगोलिक खोजें हुई थी उनके बाद जो है विभिन्न जगहों को खोजा गया था। अब जो है विभिन्न देशों ने विभिन्न जो यूरोपीय देश थे उन्होंने एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न उपनिवेश बनाए और उनके जो उपनिवेश थे उनके साथ व्यापारिक संबंध कायम किए। अब जो है कम लागत पर अधिक उत्पादन किया जाने लगा, जिससे जो है उनका लाभांश बढ़ा और लाभांश बढ़ने से जो है आगे जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसको उन्होंने जन्म दिया। तो एक मजबूत अर्थव्यवस्था इस समय में देखी जा सकती है जो पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप ही देखने को अब मिली थी। तो ये सब हुआ था विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों के कारण, भौगोलिक खोजों के कारण, और उन भौगोलिक खोजों से विभिन्न देशों ने जब अपने उपनिवेश विभिन्न एशियाई, अफ्रीकी, ऑस्ट्रेलियाई, अमेरिकी देशों में बनाए तो उनको जो है उनके साथ व्यापार उनका बढ़ा, सस्ती दरों पे जो है कम लागत पे अधिक उत्पादन हुआ, लाभ में वृद्धि हुई, व्यापार में वृद्धि हुई और औद्योगिक विकास हुआ और इसके परिणाम स्वरूप पूंजीवाद की जो नई धारणा थी उसका विकास हुआ। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन देखा जा सकता है, अर्थव्यवस्था की मजबूती देखी जा सकती है। तो इससे जो है पूंजीवाद के उत्थान से यूरोपीय राष्ट्रों में शक्ति की जो भावना थी वो बढ़ी। तो एक अंतिम और जो प्रभाव देखने को मिला था वो था औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि का निर्माण। औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि का निर्माण।
तो यहाँ पे जो है पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप हुई वैज्ञानिक और भौगोलिक खोजों के अनेक परिणाम निकले, जैसे कि वैज्ञानिक खोजों में कंपास का प्रयोग और कुतुबनुमा जहाज़ों का जो नवीन प्रयोग किया गया, और उस प्रयोग से जो है भौगोलिक खोजें हुई, और भौगोलिक खोजों के कारण जो नवीन जगहों की खोज हुई, नवीन जगहों की खोज से विभिन्न यूरोपीय देशों के उन नवीन जगहों के साथ व्यापारिक संबंध कायम हुए। एक नई व्यवस्था जो अपनी चरम सीमा पे रही, उपनिवेशवाद की भावना का बढ़ना, उपनिवेशों को बनाने की होड़, और उनके साथ व्यापार, और व्यापार में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, और फिर पूंजीवादी व्यवस्था का उदय, और पूंजीवादी व्यवस्था के उदय के फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि का जो है निर्माण हो गया था, जिससे कि विभिन्न देशों में औद्योगिक क्रांति आई। और इंग्लैंड में सबसे पहले ये औद्योगिक क्रांति आई थी, उद्योगों की स्थापना उन्होंने की थी, और भारी मात्रा में जो भारी उद्योग थे उनको स्थापित किया था। तो इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति की जो पृष्ठभूमि थी वो पुनर्जागरण के परिणामों के फलस्वरूप ही उत्पन्न हुई थी, और पुनर्जागरण के कारण जो विभिन्न परिणाम सामने आए थे उनके कारण ही जो है औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ था। तो पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र था, आर्थिक क्षेत्र था, राजनैतिक क्षेत्र था, धार्मिक क्षेत्र था, सभी क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, और एक दूरगामी परिणाम जो है पुनर्जागरण के देखे जा सकते हैं। तो आज स्टूडेंट्स हमने पढ़ा पुनर्जागरण के परिणामों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ और लोगों की विचार स्वतंत्रता बढ़ी। भौतिकवादी दृष्टिकोण के विकास के बारे में हमने पढ़ा, राष्ट्रीयता का विकास हुआ, धर्म में सुधार हुआ, और शिक्षा में सुधार हुए, पुरातात्विक विधा का जन्म हुआ, स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ, देशी भाषाओं का विकास हुआ, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुए, और औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि को पुनर्जागरण ने तैयार कर दिया, जिससे आगे उद्योगों का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति आई। तो इस प्रकार से पुनर्जागरण के बहुत ही दूरगामी परिणाम रहे, और पुनर्जागरण की घटना एक युगांतकारी घटना कही जा सकती है, यूरोप के लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए। तो पुनर्जागरण के बहुत ही अधिक दूरगामी परिणाम होने के कारण और बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रहने के कारण जो है इसके जो परिणाम थे वो अच्छे ही रहे, और इसके कोई भी जो है बुरे परिणाम नहीं रहे। तो इन अच्छे परिणामों के साथ ही पुनर्जागरण की पूरी पृष्ठभूमि, पूरी स्थिति को हमने अध्ययन कर लिया है, और आज जो ये पुनर्जागरण का टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलनों के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।